नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर दोषी कौन, जो 22,000 शिक्षकों को नौकरी से कोर्ट के ऑर्डर से निकाला जा रहा है, तो उसके लिए दोषी कौन? सरकारों की क्या गलती रही? जब सब्जेक्ट टू आउटकम थी तो सरकार ने क्यों जल्दीबाजी में ये नियुक्तियां कराई? तो आखिर इसका खामियाजा क्यों जो है कि सरकार की गलतियों का खामियाजा क्यों जो है कि शिक्षक भुगतेंगे? तो आइए बात करते हैं बिहार के छठे चरण शिक्षक भर्ती से शिक्षकों को बाहर करने के लिए कौन दोषी है। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट ने छठे चरण में भर्ती शिक्षकों को क्लास 1 to 5 से हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी कि आदेश दे दिया है। तो 7वें चरण में बीएड को भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से पहले ही हटा दिया था। अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि उन्होंने कहा कि हम इन शिक्षकों को हटाने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए भी हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण या उस फैसले को मानने के लिए हम बाध्य हैं। तो बात बड़ी डिटेल से हम करेंगे कि आखिर जजमेंट में कहां पर पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा। राजस्थान हाईकोर्ट के जो 25 नवंबर 2021 को जजमेंट आया, उसके बाद पटना हाईकोर्ट में छठे चरण में बीएड नियुक्त जो बीएड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, उनको हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट की जो रिट पिटीशन थी, उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा था तो सब्जेक्ट टू आउटकम लिखने के बाद सरकार ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई? आखिर दोषी कौन? 22,000 जो शिक्षक बाहर हैं, उनके लिए दोषी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि बीएड वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अयोग्य हैं, वह नहीं पढ़ा सकते हैं। अब तो इस समय जो खलबली मची है, या जो जब 11 अगस्त 2022 के डिसीजन के बाद जो खलबली मची, तो जो लोग नौकरी में लग गए थे और उनके भविष्य में, यानी कि जो नौकरी में लग गए उनकी नौकरी के साथ क्या होगा, उनकी जो भविष्य में नौकरी में लगेंगे उनका क्या होगा। और ये जो है कि संदेह पहले से भी था भी बिहार में, और कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कह दिया था कि हर चीज़ जो है कि बीएड के लिए नेगेटिव है, तो इनकी नौकरी खतरे में थी। तो पटना हाईकोर्ट ने 27 पेज का जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के आधार पर ये पूरी तरीके से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अयोग्य करार दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि बीएलएड, जिन्होंने बीएलएड कोर्स कर रखा, उन अभ्यर्थियों की नौकरी बच गई है, केवल बीएड की ही नौकरी गई है। यानी कि जो अभ्यर्थी एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 के अनुसार मतलब योग्यता क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उन लोगों की नौकरी सेफ है। यानी कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लोग 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स वाले हैं, यानी कि यहाँ पर उसमें लिख दिया है कि हु हैज कंप्लीटेड 4 years एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री डिप्लोमा, तो उन्होंने बीएलएड कर दिया है। तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जिन्होंने 4 ईयर का डिप्लोमा किया है, वो लोग जो हैं सेफ हैं। अगर विकल्प के तौर पर कहें तो सरकार के पास यहाँ पर देखिए, अब हम अगर कहते हैं कि क्या बीएड वाले बच सकते हैं, क्या बीएड वालों को बचाने के लिए कोई रास्ता है या कोई विकल्प है? अगर हम विकल्प की तलाश करते हैं तो सरकार के पास असीम शक्तियां होती हैं। सरकार जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को पूर्व से ही कैसे सुधार सकती है, या कैसे पूर्व से उस नोटिफिकेशन में सुधार करेंगे इन 22,000 शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए। अगर वो जो है गजट नोटिफिकेशन में संशोधन करके कुछ करे, तो तब जो है कि संभावना दिखती है।
नहीं तो ये भी जो है कि इम्पॉसिबल है, ये भी बहुत कठिन है, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसा कर पाना बहुत असंभव इसको लग सकता। मैं एक विकल्प के तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि जो बीएड वाले कल पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद एकजुट दिखे हैं। क्योंकि कुछ बीएड साथियों ने मुझे बताया था कि सर जो लोग ये लोग जागरूक नहीं हैं, कुछ जो है कि बीएड वालों की भी लापरवाही रही। लापरवाही बिल्कुल मैं कहूँगा, मैं खुद बीएड वाला ब्रिज कोर्स वाला हूँ, तो बीएड ब्रिज कोर्स होने के बाद भी बीएड का सपोर्ट मुझे नहीं के बराबर है। मैं उनसे किसी भी तरीके से कोई पैसा या किसी चीज़ के वो रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप मुझे पैसे दो। मैं अपने खर्च से सूचनाधिकार लगाता हूँ, अपने खर्च से ज़्यादातर केसों को देखता हूँ, डील करता हूँ, प्रिंट आउट निकालता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने खर्च से, किसी से 1 रुपया नहीं। कोई भी बंदा मेरे को नहीं कह सकता कि हमने 1 रुपया। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आप जो है कि जो यूट्यूब चैनल में जो वीडियो बनाता हूँ, लोग अवेयर हों, लोगों का समर्थन मिले, लोगों का सहयोग मिले। पैसे के लिए हमने कभी भी नहीं कहा। तो उन लोगों का भी कहना था कि इन लोगों ने यही कह लिया कि पटना सरकार ने कहा, बहुत सारे सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैंने विकल्प के तौर पे कहा कि सरकार के पास असीम शक्तियां होती तो हैं, लेकिन सरकार जो है नोटिफिकेशन के पूर्व में कैसे सुधार करेगी, पूर्व का जो नोटिफिकेशन है उसमें कैसे सुधार करेगी, कैसे संशोधन लाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। भाई जब संशोधन आएगा तभी तो ये लोग बचेंगे। तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि जो जजमेंट के आलोक में, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के आलोक में, उस जजमेंट के आधार पर ही पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसी के आधार पर हमने ऐसा किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको मानने के लिए हम बाध्य हैं। अब बात आ गई है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन अभी बाकी है। 11 दिसंबर को उसमें भी सुनवाई है। अगर कोई निर्णय उसमें आता है तो उस डिसीजन में, उसमें कुछ डिसीजन आता है बीएड के पक्ष में, तो उम्मीद बन सकती है। नहीं तो वर्तमान परिस्थितियों में दूर दूर तक कोई भी संभावना बीएड के लिए नज़र नहीं आ रही है कि इन शिक्षकों की नौकरी बच जाए। बीएड वाले मिल बैठ करके कुछ करें तो कुछ संभावना हो सकती है। अब जो है कि अलग अलग, देखिए वो जो है अलग अलग बात कर रहे हैं। इस समय जो है कि नौकरी उनकी मुश्किल में पड़ गई है बिहार वालों की। अगर बीएड वाले बैठ करके कुछ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर रिव्यू पिटीशन में, जो मैंने आपसे पहले कहा कि जो रिव्यू पिटीशन बीएड वर्सेस बीएसटीसी देवेश शर्मा वाले केस में लगी है, उसमें अगर कुछ निकलता है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ भी कुछ निकल के आता है। अब रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव, अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लगा है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी संभावना आ रखी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में जब 25/11/2021 को जोधपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बाद ही इस भर्ती को चैलेंज किया गया है। छठे चरण की शिक्षक भर्ती को चैलेंज किया गया है, जो चैलेंज जिसमें उन्होंने लिख दिया कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट का चले गए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट में केस देखते हुए उन्हें सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये उसमें लिख दिया गया था। आज उसका नतीजा देखा। इतने टाइम तक वो जो है बिल्कुल याचिका शून्य पड़ी हुई थी, अब जा कर के उस याचिका में डिसीजन आया है जब उसको रिव्यू किया गया। देखिए जजमेंट की जो 27 पेज की जजमेंट की जो कॉपी है वो साइट से डाउनलोड हो जा रही है। साइट से डाउनलोड हो करके आप सभी लोग देख सकते हैं। मैंने भी साइट से डाउनलोड की है, लेकिन उसमें क्या लिखा, देखिए हम सीधी सी बात बता देते हैं। पैराग्राफ 28 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी के आधार पर बीएड को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि एलिमिनेट किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। ये किसने कहा? माननीय पटना हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा देवेश शर्मा का जो 11/8/2023 का रिट पिटीशन का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसे मानने के लिए हम बाध्य हैं। उसके बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं जाकर कर सकते हैं।
देवेश शर्मा वाले जो केस है उसके फैसले के बियॉन्ड कुछ भी जाकर के हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास और सोचे जाने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम बीएड को अयोग्य मानते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जो छठे चरण शिक्षक भर्ती है उसमें तो पड़ गया है, यानी कि उन्होंने कहा कि आने वाले भर्ती में क्या पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया था कि जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती थी उसमें चैलेंज किया हुआ था, तो इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है कि जो छठे चरण के बिहार में पटना में शिक्षक भर्ती थी, तो जिसमें बीएड वालों को चैलेंज किया था एनआईओएस डीएलएड की तरफ से डीएलएड वालों का, तो इस रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि उन्होंने कहा कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2010 के आधार पर जिन जिन लोगों की बहाली हुई थी उस बहाली को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2010 में उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बहाली हुई उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो एनसीटी का गजट 28/2018 है उस नोटिफिकेशन के आधार पर जिनकी भी बहाली हुई उनको हम हटा रहे हैं, यानी उनको हटा दिया गया है, ये कोर्ट का आदेश में लिखा गया है। ठीक है, समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एनसीटी का नोटिफिकेशन 2010 और 2018 के आधार पर सभी शिक्षकों की तो नौकरी नहीं जा रही है, ये भी आप देख रहे हैं, क्योंकि 2010 को एक्सेप्ट किया गया, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 को रद्द किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि एनसीटी ने जो 28/2018 का गजट नोटिफिकेशन है उसमें क्वालिफिकेशन को संशोधित किया था, उसको रद्द किया गया है। तो साथियों सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इन बीएड शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी वो 2022 में हुई थी। अब यहाँ पर देखिए इनका एक सामाजिक प्रभाव हुआ था, सामाजिक प्रभाव में अच्छे घरों मतलब पढ़े लिखे लोगों के यहाँ इन लोगों की बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है, समाज में इनको गुरुजी के नाम से भी पुकारा जा रहा है। देखिए पढ़े लिखे जो है कि इनकी शादी ब्याह हो गई है, तो और बाकी जो है समाज में हर गुरुजी प्रणाम गुरुजी ये, तो ठीक है। अब देखिए इन लोगों को उस जो उनकी रेपुटेशन है उस रेपुटेशन को मेंटेन करने में कितना बड़ा आघात हुआ। ठीक है, अब देखिए बीएड की नियुक्ति को लेकर के भी मैं कह रहा हूं कि जब कोर्ट के अधीन थी तो सरकार ने जल्दीबाजी में इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देनी चाहिए, कि यानी कि जो है कि इनको रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए, अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए, ये भी एक बड़ी बात। ठीक है, इनको जो है कि सरकार ने अंतरिम राहत देते हुए इनको ज्वाइनिंग करा दिया, उन्होंने कहा ज्वाइनिंग हो जाती है तो इनको कोई नहीं निकालता। अब देखिए ना कि एक सामाजिक प्रभाव था, गुरुजी के नाम से पुकारे जाते, आज देखिए बहुत सारे लोग जो है ओवर एज हो गए होंगे, उनके साथ क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जो भर्ती प्रोसेस थी 16 जुलाई 2021 के अंदर सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ठीक है, यानी कि 16/7/2021 को जो है सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई थी, क्योंकि इसमें याचिका ऑलरेडी 16 जुलाई को ही लग गई थी। जोधपुर हाई कोर्ट का जो है कि 25 नवंबर 2011 नहीं 2021 में डिसीजन, 25 नवंबर 2021 में डिसीजन है, उससे पहले ये केस कहाँ पटना हाई कोर्ट में लग गया था। अब इसमें लिख दिया था सब्जेक्ट टू आउटकम, इनके नियुक्ति पत्रों में भी यही लिखा गया था सब्जेक्ट टू आउटकम। अब यहाँ पर गलती तो पूरी सरकार की दिखती है, सरकार ने इतनी जल्दीबाजी में इनको ज्वाइनिंग कराया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे बड़ा जो 27 पेज का जो डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया देवेश शर्मा वर्सेज राजस्थान बीएसटीसी, उसी केस के आधार पर बीएड को 1 to 5 से एलिमिनेट किया गया है, इनकी उनको जो है अयोग्य करार दिया, जो एलिमिनेट किया गया है। और पटना हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो देवेश शर्मा का 11/8/2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे मानने के लिए हम बाध्य हैं, उससे बाहर जा कर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जा कर के हम कुछ नहीं, हमारे पास सोचने के लिए अगला कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि हम इसलिए भी हम बीएड को अयोग्य करार देते हैं। अब जो है कि आगे
का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि बिहार छठे चरण की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको चैलेंज किया था। तो छठे चरण में जितने भी शिक्षक 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नियुक्त हुए उन सबको कोर्ट के आदेश के आधार पर हटाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिनकी नियुक्ति यानी कि छठे चरण में सभी को नहीं निकाला जा रहा है, यानी कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 के अकॉर्डिंग हुई है तो उनकी नियुक्ति को हम कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि जो 4 वर्षीय बीएलएड वाले हैं उनकी नियुक्ति बरकरार है, उन्हें कोई भी प्रभाव इस फैसले से नहीं पड़ेगा। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही। आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, जितने भी बीएड डीएलएड बीटीसी साथी हैं, तो आप लोगों से निश्चित रूप से कहता हूं कि आप सहयोग करें। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जब 3 साल का लॉकडाउन आप लोगों ने झेल लिया, जिसमें लोगों के रोजगार दुकानें सारी बंद हो गई थी, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से आप इकोनॉमिक क्राइसिस थे, तो उस क्राइसिस को आपने झेल लिया है। तो यहाँ पर तो आपके लिए कई संभावनाएं दिखती हैं। तो निश्चित रूप से आप धैर्य बनाए रहें, क्योंकि 3 साल आपने जो है कि लॉकडाउन झेला, तो उस लॉकडाउन में देखिए आर्थिक रूप से सभी लोग जो पैसे वाले थे, जिनका बिजनेस चलता था, वो भी जो है कि आर्थिक संकट में जूझे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट की संभावना कम दिखती है, क्योंकि हर चीज़ खुला है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, आगे मिल करके लड़िएगा, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से ये सारे लोग मिल करके अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए संभावना दिखती हैं। बाकी दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि सरकार के पास असीम शक्तियां हैं, ठीक है, असीम शक्तियां, उसमें भी आप संशोधन ला सकते हैं, सरकार के पास दबाव बना सकते हैं, सरकार अपनी पावर का यूज कर सकती है। तो पूरी संभावनाएं आप लोगों के लिए दिखेगी। जब संघर्ष करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सहयोग करें मेरा, और जो चैनल में नए हैं तो आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी एक यूनिटी दिखा दीजिए मुझे भी कि हाँ बीएड वाले पूरे देश में इतने, खासकर बीएड वालों से निवेदन करता हूं, खासकर एनआईओएस डीएलएड वालों से निवेदन करता हूं, खासकर बीएड ब्रिज कोर्स वालों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी एक तादाद दिखा दीजिए कि ये भी एक यूनिटी होती है, बीएड एकता होती है, एकता में बल होता है, संघे शक्ति आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। मतलब कबूतर जब जाल में फंस जाता है तो एक साथ मिल करके उड़ते हैं, एक अच्छे मित्र चूहे के पास जाते हैं, जाल कतर करके वो बाहर आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी ही होगी। संघ के साथ जुड़िए, एक रहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से संयुक्त रूप से, तो आप मुझे भी अपनी ताकत दिखाएगी, सर हम आपके साथ भी खड़े हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।